गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो अभी जो फ़िलहाल आपके सामने ये एडिटोरियल है, ये जनसत्ता का एडिटोरियल है और जिसे लिखा है दोस्तों तवलीन सिंह जी ने। और जिनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, विचार होता है, बहुत ही क्लियर, बहुत ही बेहतरीन होता है और ये वक्त की नब्ज़ से प्रकाशित करती हैं। और आज जो इनका विषय है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस बंदी और बीमारी के सबक। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कमेंट के माध्यम से विचारों को अपने शेयर किया, इस या फिर लेखों से संबंधित उस पर सुझाव दिया, स्पष्टीकरण दिया, उनके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं उनका आभारी हूं। यदि आप कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो जो प्रतिक्रियाएं हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप जाकर देंगे तो किसी और का भी फ़ायदा होता है कि आपकी सोच जो है, क्योंकि देखिए आपकी सोच के माध्यम से ही मैं इतनी दूर हूँ, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, पर आपके व्यक्तित्व का मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो इसीलिए जैसा सोच होता है ना इंसान का, वैसा उसका व्यक्तित्व होता है। तो मुझे महसूस कभी कभार होता है, हाँ फला व्यक्ति ने, मतलब किसी लड़की ने ये चीज़ लिखा तो इनका व्यक्तित्व ऐसा है, किसी लड़के ने ऐसा लिखा तो इनका व्यक्तित्व ऐसा है। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों के अंदर। एक ब्यूरोक्रेट्स हो सकता है, एक मतलब कह सकते हैं अधिकारी, जो आपके बड़े बड़े सपने हैं होने भी चाहिए। तो उस सोच से पता चलता है ना कि हाँ इंसान सोचता क्या है, एक प्रशासक की तरह सोचता है या फिर नेता की तरह सोचता है, कैसे सोचता है। और सत्येंद्र कुमार जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है। आपके अंदर जो है कि मतलब कमेंट बॉक्स में जाकर जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो जो आपके अंदर एक उत्तेजनाएं हैं वो अच्छा चीज़ है। भैया आर्मी उर्मी में तो नहीं जाना चाहते हैं ना, मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत होइएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझिए, बहुत आगे आप लोग जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों आगे। तो इस कंटेंट का जो विषय होगा कि ये जो तमाम तरह की इस कोविड-19 की वजह से समस्याएं हुई हैं, बंदी हुई हैं, ये मानव जाति को एक सबक देकर जाएगा। ठीक है। आज देखिए लिखा इन्होंने, आज सुबह कोरोना की खबरों से तंग आई इतना कि जब देखा कि फिल्म आवारा दिख रहा था कोई मूवी चैनल, मैंने न्यूज़ चैनल पर अपना निरंतर सफ़र बंद किया और इस पुरानी फिल्म को मज़े से देखने लगी। राज कपूर और नरगिस की यह 70 वर्ष पुरानी पिक्चर पहले देखी तो है, लेकिन महामारी के इस दौर में और भी ज़्यादा अच्छी लगी, शायद इसलिए कि कहानी है उस पुराने मासूम ज़माने की जब हर मर्ज़ की दवा मिल ही जाया करती थी। यह वह ज़माना था बॉलीवुड का जब लावारिस गरीब बच्चों को अक्सर मिल जाया करते थे। पिक्चर समाप्त होने से पहले धनवान पिता जो रोते रोते माफ़िया मांगकर उनको अपना लेते थे, यथार्थ की कड़वाहट में घुली रहती थी परियों की कहानियों की मिठास। सच पूछिए कि मुझे इतना चैन आया इस पुरानी पिक्चर को देखकर कि वापस समाचारों पर ध्यान देना बुरा लगा। दुनिया भर के समाचार चैनलों में पिछले 2 महीनों से सिर्फ मिली है कोरोना की खबरें, कोरोना के आंकड़े। पिछले सप्ताह एक छोटी सी खुशखबर यह मिली कि जर्मनी में तालाबंदी हटाए जाने के प्रयास शुरू हो गए हैं, दुकानें खुल रही हैं और स्कूल भी। कोशिश हो रही कि जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल टीम भी खेलने का मौका मिल जाएगा, लेकिन जिस स्टेडियम में मैच होगा उसके अंदर दर्शक नहीं पुतले होंगे। ओह गॉड। दूसरी अच्छी खबर यह थी कि स्वीडन की तरफ अब दुनिया देख रही है कि यह मालूम करने के लिए कि तालाबंदी न कर कि क्या स्वीडन ने सही किया था। स्वीडन ने अपने होटल, रेस्तरां और बार तक नहीं बंद किए, लोगों को सिर्फ एहतियात बरतने की सलाह दी। स्वीडन में कोरोना का असर अमेरिका और ब्रिटेन से कम दिखा है, जहां पूर्णबंदी रही है। सो क्या भारत में पूर्णबंदी की आवश्यकता नहीं थी? यह सवाल है कि जिसका जवाब बहुत बाद में मिलेगा, लेकिन अभी कहा जा सकता है कि पहली पूर्णबंदी न होती तो कोरोना के आंकड़े शायद बहुत पहले 50,000 कर गए होते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि पूर्णबंदी नहीं होती तो भारत की जो स्थिति है और फिर जो अन्य शहरों की स्थिति है, जिस भागम दौड़ से लोग गुजर रहे हैं, जिस भीड़ का लोग हिस्सा बन रहे हैं दिन प्रतिदिन, उसके हिसाब से तकरीबन आज के डेट में 10 लाख लोग संक्रमित होते हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने उस ज़िंदगी को देखा है बहुत करीब से, मैंने उस पृष्ठभूमि को देखा है। मैं जब मुंबई गया था तो मैं जब वहाँ पे लोकल ट्रेन की हालत देखा, जब वहाँ पे लोग, स्पेशली मैं बता रहा हूँ आपको, अंधेरी से नाला सुपारा की जो ट्रेनें होती हैं, नाला सुपारा के लिए चलती हैं, वहाँ पे आप सही बता रहा हूँ हैरान हो जाएंगे कि ये क्या है। मतलब ये भीड़, इतनी भयानक भीड़ कैसे हो सकती है। मतलब उतना भयानक मेला नहीं लगता होगा जिस तरह से लोग गाड़ियों में बैठते हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हुए होते हैं।
तो मैं उस चीज़ को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब मुंबई में बहुत बुरी स्थिति होती, और आज आप ये देख भी सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कोविड-19 के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या वो मुंबई में ही है। कहा यह भी जा सकता है कि शायद तीसरी पूर्णबंदी से लाभ कम और नुकसान ज़्यादा हुआ है, इसलिए कि कोरोना के फैलने को अभी हम रोक नहीं सके हैं। लेकिन जितनी बुरी तरह अर्थव्यवस्था रुक गई है, उसको देखकर हमारे शासकों को शायद डर लगने लगा है कि अब वरना ऐसा क्यों नहीं किया गया कि जब दुनिया में तेल के दाम इतने कम हैं, भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि कंगाल बेहाल किसानों और मजदूरों के ज़िंदा रहने के कमज़ोर साधन और कमज़ोर हो गए हैं। देश में गरीबी इतनी बढ़ जाने की आशंका है अर्थशास्त्रियों को कि कई लोग कहने लगे कि पिछले 30 वर्षों में जो गरीबी कम करने में सफलता हमने पाई थी वह जाया जा सकती है। दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है मेरी राय में, एक तो चौथी पूर्णबंदी इस देश के लोगों को बर्दाश्त नहीं होगी, दूसरी यह कि कोरोना इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है। सो जैसे हमने भारत में आदत डाल ली है अन्य बीमारियों के साथ जीवित रहने की, वैसे ही हमको आदत डालनी होगी कोरोना को बर्दाश्त करने की। जिस तरह हमने इस महामारी के होने का कलंक लगाया, उन जगहों पर जहाँ हॉटस्पॉट बन गए उस कलंक को हटाना होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा जानकार लोग कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों मतलब सेकेंड पूर्णबंदी तक तो ठीक था, जैसे थर्ड लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्यों, देखिए इतने ज़्यादा समय तक एक ही रूम में जो माइग्रेंट थे वो उनके लिए देखिए खाना पीना जो फूड से रिलेटेड जो चीज़ें थी, जो आवश्यकता की चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं कमी होने लगी। उसके बाद वो वहाँ से बेहाल होकर पैदल ही अपने घर गंतव्य तक निकलने लगे, और कई लोगों ने तो दोस्तों रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को जो पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं लाचार थे, बेबस थे, उनके लिए सरकार को स्पेशली आगे आकर मदद मुहैया करनी चाहिए थी, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं होती। तो दोस्तों सरकार के पास बस एक ही विकल्प था, वो सोची कि लॉकडाउन एक्सटेंड करते चला जाए। भैया 5 महीना लॉकडाउन एक्सटेंड करेंगे, आपको पता होना चाहिए जो शहरों में जो मज़दूर हैं वो कहाँ जाएंगे, किसके ऊपर निर्भर रहेंगे। क्योंकि जो राज्य सरकारें की दोस्तों सबसे पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों को दे रही हैं, राशन बांट रही हैं, तमाम तरह की चीज़ें कर रही हैं, ये बातें किसी से छिपी नहीं है। और उसके बाद अगर किसी राज्य के लोग 15 लाख हमारे ही राज्य में होंगे तो हम अपने राज्यों के लोगों को खिलाएंगे कि उनके राज्यों को। कोई दोस्तों यदि दान दक्षिणा भी करेगा, जो लोग फ्री में भोजन फूड करा देते हैं तमाम तरह के संगठन एनजीओ के माध्यम से, तो कब तक खिलाएंगे? जब तक उनके पास पर्याप्त रहेगा। उनको क्या पता कि 3 बार ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाएगा। जिस तरह पूरे ज़िले सील कर दिए हमने, और जिस तरह सारे के सारे अस्पताल बंद कर दिए गए हैं, जब एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया वह बेवकूफ़ी नहीं पागलपन है। जिस तरह कोरोना मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे अपराधी हो, वह तो बिल्कुल पागलपन है। मेरे गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर 2-3 लोग जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो गांव वालों का सुझाव था कि उनको जेल भेज देना चाहिए। सर मेरे भैया इस तरह की मानसिकता आप न रखें। इस तरह की मानसिकता की वजह से ही तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ये मैं आपसे भी बता रहा हूँ। कोरोना के साथ उसी तरह हमको जीना सीखना होगा जिस तरह टीबी के साथ जीना सीखा है। हर साल भारत में कोई 15 लाख लोग टीबी से मरते हैं, हर साल मलेरिया से मरते हैं कोई 20,000 लोग, हर साल कोई 2 लाख बच्चे मरते हैं अपने 5वें जन्मदिन से पहले दस्त या निमोनिया से। माना कि कोरोना ज़्यादा फैलता है लेकिन इसको पूर्णबंदी से हराया नहीं जा सकता। ऐसा हमने देख लिया, इसकी रफ्तार थोड़ी बहुत कम की जा सकती है लेकिन उसको पूरी तरह नहीं रोका जा सकेगा। और जब तक इसका कोई इलाज या इसको रोकने के लिए इस टीके का इलाज नहीं होता, विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा कम से कम अगले 18 महीनों में नहीं होने वाला। क्या भारत में पूर्णबंदी तब तक चल सकती है अर्थव्यवस्था को तबाह किए बिना? विनम्रता से अंत में एक सुझाव देना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री को। इस युद्ध को प्रधानमंत्री जी आप अकेले नहीं जीत सकते हैं। इस युद्ध को जीतना है तो आपको पूरा सहयोग चाहिए देश के मुख्यमंत्रियों का, उनका भी जो भारतीय जनता पार्टी से वास्ता नहीं रखते हैं। सो जो गंदे राजनीतिक खेल आपके लोग महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में खेलने की कोशिश कर रहे हैं उनको बंद करना ज़रूरी है। महाराष्ट्र में रोज़ कोई न कोई बयान आता है पूर्व मुख्यमंत्री का जो पूरी तरह नकारात्मक होता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पीछे तो आपके लोग हाथ धोकर पड़े हुए हैं। वास्तव में भी और सोशल मीडिया पर भी पश्चिम बंगाल में चुनाव दूर हैं, जो अभी से प्रचार शुरू करना बेकार है। महाराष्ट्र में सरकार गिरने के प्रयास शर्मनाक हैं। तो कुछ इनके द्वारा जो बातें उठाई गई हैं, उद्धव जी को कहा गया कि
मतलब सरकार बनने के बाद अगर 6 महीने में आप किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं तो किस तरह से देखिए प्रयास किया जा रहा है कि सरकार गिराने की, और जिस तरह से तमाम तरह की बातें हो रही है पश्चिम बंगाल में कि डेटा लीक किया जा रहा है, डेटा छुपाया जा रहा है, वहाँ की रणनीतियाँ सही नहीं हैं। तो ऐसे में क्या है, इस तरह की राजनीति बंद करना पड़ेगा आपको, अपने स्तर तक पर जाकर सोचना पड़ेगा जिससे आप संवैधानिक पदों पर विराजमान है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।